जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग गुप्त वंश को कंप्लीट किए थे। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हुआ। उन नए राजवंशों में कुछ प्रमुख राजवंश हैं, जैसे मैत्रक वंश हो गया, मोखरी वंश हो गया, गौड़ वंश हो गया। उसके बाद दोस्तों पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों, पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था और पुष्यभूति के द्वारा राजधानी थानेश्वर को बनाया गया था। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना किया गया था और पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति वंश की राजधानी हरियाणा के वर्तमान कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेश्वर को राजधानी बनाया गया था। तो संस्थापक पुष्यभूति था। संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति के द्वारा राजधानी बनाया गया था दोस्तों थानेश्वर को। राजधानी थानेश्वर, राजधानी थानेश्वर को बनाया था दोस्तों। वर्तमान हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर स्थित है दोस्तों। इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता दोस्तों प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन पहला इस वंश का प्रभावशाली शासक था। तो प्रभाकर वर्धन को ही दोस्तों इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इस वंश का पहला प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन दोस्तों परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। एक उपाधि से काम नहीं चल पा रहा था, उसके बाद दोस्तों एक उपाधि और धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता, स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने दो उपाधि धारण किया था। पहला उपाधि था परम भट्टारक। परम भट्टारक पहला उपाधि था दोस्तों। दूसरा उपाधि था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था दोस्तों। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम यशोमती था। पत्नी का नाम यशोमती था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे
और एक पुत्री थी। पहले पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, पहले पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम है राजश्री, राजश्री उसका नाम था दोस्तों राजश्री। अभी दोस्तों बताए हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद कई छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हुआ था। उसमें से एक राजवंश था जिसका नाम है मोखरी वंश। मोखरी वंश के लोग कन्नौज में शासन करते थे। तो मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ था। मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ था दोस्तों। लेकिन मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया और ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद दोस्तों राजश्री को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया। अब इसकी जानकारी हुई राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन ने दोस्तों ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया और ग्रहवर्मा की हत्या करके जब लौट रहे थे राज्यवर्धन, तो देवगुप्त जो मालवा का शासक है जिसने ग्रहवर्मा की हत्या किया था, देवगुप्त मालवा का शासक था, ग्रहवर्मा की हत्या किया था। राज्यवर्धन को जब जानकारी हुई कि ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त के द्वारा कर दिया गया है, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। और देवगुप्त का जो मित्र था, जो गौड़ वंश का शासक था, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, जो गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम है शशांक, शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। शशांक ने दोस्तों धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। गौड़ वंश का शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। दोस्तों शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और गया में जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस वृक्ष को दोस्तों शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। बोधि वृक्ष को शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। बोधि वृक्ष को शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था दोस्तों। उसके बाद राज्यवर्धन की हत्या के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे 16 वर्ष की अवस्था में और अपने बहन राजश्री को छुड़ाकर कन्नौज लेकर के आए दोस्तों। और
हर्षवर्धन ने तुरंत राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया। तो हर्षवर्धन के समय में दोस्तों हर्षवर्धन की दो राजधानी थी। पहली राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। प्रथम राजधानी थानेश्वर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। तो राजधानी को स्थानांतरित करके कन्नौज लेकर के आया। कन्नौज लेकर के आया हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में दोस्तों 620 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोस्तों हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। 620 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हर्षवर्धन ने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। 629 ईस्वी में दोस्तों चीन से हैनसांग आया हुआ था। उस समय चीन का जो शासक था दोस्तों उसका नाम था ताइशुंग। ताइशुंग के द्वारा भेजा गया था हैनसांग। 629 ईस्वी में चाइना से भारत के लिए चला, लेकिन दोस्तों उसको आते आते 1 वर्ष लग गया। 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया दोस्तों और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके अपने देश लेकर के चला गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैनसांग किसके दरबार में आया था, तो हैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला था। उस समय चीन का शासक ताइशुंग था। उस समय चीन का शासक ताइशुंग था दोस्तों, और उस समय भारत का जो शासक था, जो वर्धन वंश का शासक था, उसका नाम था हर्षवर्धन। दोस्तों 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला, लेकिन उसको आते आते 1 साल लग गया, 1 वर्ष लग गया। 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक 15 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके चीन ले गया। दोस्तों हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष
महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था दोस्तों प्रयाग में। और दोस्तों वहां उस महामोक्ष परिषद के दौरान हर्षवर्धन गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्नान करता था और अपने बहन राजश्री के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनता था और उसके पास जो भी संपत्ति होती थी गरीब जनता में दान कर दिया करता था दोस्तों। और अपने बहन राजश्री के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनकर अपने देश लौट जाता था दोस्तों। ह्वेनसांग स्वयं बताता है कि हर्षवर्धन के 6वें समारोह में स्वयं शामिल हुआ था। ऐसी जानकारी दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है सियूकी नामक पुस्तक से ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों। हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और दोस्तों वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है दोस्तों। ह्वेनसांग सियूकी नामक पुस्तक में स्वयं बताता है कि हम हर्षवर्धन के 6वें समारोह में स्वयं शामिल हुए थे। और दोस्तों हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। हर्षवर्धन को नीति का पंडित कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है दोस्तों। हर्षवर्धन पहले शिव और सूर्य का उपासक था लेकिन दोस्तों बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। हर्षवर्धन पहले सूर्य और शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में जो बाण भट्ट रहते थे दोस्तों उनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है दोस्तों हर्षचरित और एक का नाम है कादम्बरी। तो एग्जाम में पूछा जाता है हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों उनका नाम है बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है हर्षचरित और दूसरी पुस्तक का नाम है कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
बाणभट्ट है दोस्तों। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कहा जाता है दोस्तों हर्षवर्धन ने पुरस्कार देकर के धावक नामक संस्कृत कवि को पुरस्कार देकर के 3 पुस्तक लिखवाया था। उसमें से जो पहली पुस्तक है उसका नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है नागानंद। और तीसरी जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है रत्नावली। तीसरी पुस्तक का नाम है रत्नावली। कहा जाता है दोस्तों कि धावक नामक संस्कृत के कवि को धावक नामक संस्कृत के कवि को पुरस्कार देकर के हर्षवर्धन ने इन 3 पुस्तकों को लिखवाया था दोस्तों। हर्षवर्धन के समय में जो पुलिसकर्मी हुआ करते थे दोस्तों उनको चाट और भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में जो पुलिसकर्मी होते थे उनको चाट या भाट कहा जाता था। चाट या भाट कहा जाता था दोस्तों। हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र मथुरा था। हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र मथुरा था दोस्तों। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपना राजदूत चीन भेजा था। अपना राजदूत चीन भेजा था। उसके बाद दोस्तों 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीन से दो राजदूत आए थे। पहला राजदूत आया था दोस्तों 643 ईस्वी में। दूसरा राजदूत आया था दोस्तों 645 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये भारत का अंतिम हिंदू शासक था। लेकिन दोस्तों ना ही ये कट्टर हिंदू था और ना ही ये पूरे देश का शासक था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। लेकिन दोस्तों ना ही ये कट्टर हिंदू था और ना ही ये पूरे देश का शासक था। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।